दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमने अपने चैनल में एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो अपने सवालों की झड़ी द्वारा सामने वाले से ज़्यादा खबर निकालने में माहिर है। दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं फिर सुबह होगी चैनल के श्री जैकी पारवानी जी। जैकी जी आपका हमारे चैनल में आपने मौका तहे दिया, दिल से स्वागत है। आपने मौका दिया, आपका भी धन्यवाद चंदन जी। तो दोस्तों जो इंसान खुद सवालों की झड़ी लगाता है, आज हम उनके सामने अपने सवालों की झड़ी लगाते हैं। झड़ी नहीं, छड़ी लगाएंगे। छड़ी बोलिए, झड़ी बोलिए सर। अब जवाब तो आप ही को देना है। बोलिए बोलिए। जैकी जी फिर सुबह होगी के माध्यम से रोज आप जो शहर को जगाने का काम करते हैं, तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ये फिर सुबह होगी नाम आया कहाँ से? देखिए, ये नाम मेरे जहन में ऐसे आया कि एक कोशिश थी मेरी कि एक ऐसी सुबह हम उल्लासनगर शहर में लेके एक नई किरण शहर में होनी चाहिए। हर टाइम देखा है हमने, उल्लासनगर शहर एक विवादित रहा है, एक ज्वलंत मुद्दों का शहर कहते हैं वो रहा है। तो कोशिश करते हैं हम कि भाई एक प्रकार की ऐसे मन में भावना आई कि क्यों ना हम ऐसे कुछ करें अपने शहर वासियों के लिए, अपने शहर के लिए कोशिश तो करें एक ऐसी नई सुबह लेके आने के लिए, जिसके लिए ये मैंने फिर सुबह होगी नाम मैंने अपने चुना और लोगों के बीच में लेके आया। और ये सुबह आप रात को 10 बजे रोज प्रकट कर रहे हैं? 10:30 बजे। क्योंकि आपका जो वीडियो है वो लगभग 10:30 बजे प्रसारित हो जाता है। बढ़िया है सर। जैकी जी अगला सवाल आपसे ये है कि अब तक जो शहर की मीडिया हमारी थी वो एक लेवल पे चल रही थी। सही। आपका चैनल शुरू होने के बाद में उसकी धुरी थोड़ी सी बदली है, ठीक है? तो आपको मैं एक कंट्रोवर्शियल पत्रकार कहूँ, एक साफ सुथरे और सीधे शब्दों में लपेट कर सवाल करने वाला पत्रकार कहूँ, क्योंकि आप ही के एक इंटरव्यू के माध्यम से हमारे जो एमएलए साहब हैं श्री कुमार एलानी जी, उन्होंने आपके लिए ये डिक्लेयर किया था कि आप शहर में तीलियां लगाने का काम करते हैं। तो सर कृपया इस बारे में जरा सी रोशनी आप दीजिए। देखिए एमएलए साहब ने ये क्यों कहा था? देखिए ऐसा है कि हम सवाल तो सीधे पूछते हैं। चंदन जी आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा सवाल हो जो मैंने शहर के हित में नहीं पूछा हो। सर और साथ ही साथ में जो अभी आपने आमदार श्री कुमार एलानी जी का नाम लिया, तो उस टाइम पे उसी वहाँ पर ही डिस्कशन हो गया था कि आप तीली लगाने का काम करते हो। उन्होंने से इशारे भी किए थे कि आप तीली लगाने का काम करते हो। क्या मेरा सवाल गलत है? आज तक जो मैंने शहर के हित में सवाल उठाए हैं, एक सवाल मुझे कोई सिद्ध करके जाए कि मैं गलत हूं, तो मैं शहर पे एक चौराहे पे खड़े होकर मैं उनसे माफी मांगूंगा। क्या सोच रही हुई सर इस ये कहने में उनकी, क्या या इन जो ये कह रहे हैं वो देखिए, वो अभी क्या सोच रही आमदार होगी? सर की क्या विचारधारा थी उस टाइम पे, क्या धारणा थी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। मैंने उनको पूछा, सब सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, मेरी जवाबदारी है। अगर मैंने सवाल पूछा तो क्या मैंने कोई गुनाह किया? तो बाद में फिर वो ठीक है, वो बात वो इंटरव्यू के अंदर ही वो सब हो गई। उनके से धारणा थी, पता नहीं क्यों उन्होंने सब बोला, पता नहीं। शायद दो बातें होंगी, या तो सवाल का जवाब ना होगा या जवाब टालने की ये कवायद होगी, ये भी हो सकता है। देखिए अक्सर इंटरव्यूज के अंदर होते रहते हैं कि मैं काफ़ी लोगों को, नेताओं को सवाल पूछता हूँ। काफ़ी नेता लोग बात करते करते अटक जाते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि कुछ नेता लोग मेरे पाँव नीचे से दबाते कि इंटरव्यू बंद कर, लेकिन जब तक मेरे सवाल खत्म नहीं होते लोगों के, मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल, ये लोगों के सवाल है, जब तक मैं वो सवाल पूछ के खत्म नहीं करता हूँ तब मेरा इंटरव्यू बंद नहीं होता है। मेरे कैमरामैन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं धन्यवाद नहीं करूं तब तक कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। तो ये पूछना गलत नहीं है, बढ़िया सी मेरा बात हक है। बताई आपने। देखिए जी आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से अराउंड मैं आपके 250 के करीब मैं इंटरव्यूज़ देख चुका हूँ। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि कोई ऐसा इंटरव्यू आपने लिया जिसको लेने के बाद आपकी थोड़ी रातों की नींद उड़ गई, आपको डर की भावना उत्पन्न हो गई? क्या कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसा शख्स आपके सामने हुआ कि यार ये तो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यार मुझे ये चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? इसके बारे में ज़रा सा कुछ रोशनी डालिए। देखिए डर तो मुझे कभी नहीं लगा। डर लगता तो मैं ये चैनल शुरू ही नहीं करता, ठीक है। हाँ, काफ़ी जो मेरे वेल विशर्स है,
वो मुझे फ़ोन्स करते थे कि यार ये तू क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है? तेरी दुश्मनियाँ बढ़ जाएगी, तू शहर में रहने लायक नहीं बचेगा। इस प्रकार की मेरे जो वेल विशर हैं उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कभी-कभी ऐसे। अब देखिए कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी जी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था ₹20 स्क्वायर फीट। तो उन्होंने काफ़ी स्पष्ट, एकदम स्पष्ट रूप में उन्होंने, मतलब कहीं भी ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं हुए, क्योंकि ये ₹20 स्क्वायर फीट पहले किसी मीडिया ने उठाया नहीं था जी, कि हर स्क्वायर फीट के पीछे ₹20 स्क्वायर फीट जी, जो ऐसे आरोप लगते रहे पप्पू कलानी के ऊपर कि पप्पू कलानी ने ₹20 स्क्वायर फीट लिया है ऐसे। तो उन्होंने कहा था हमने लिया है ₹20 स्क्वायर फीट, लेकिन हमने वो थैलेसेमिया एक कैंप है, जो थैलेसेमिया एक कैंप है, एक ट्रस्ट है, हमने उनको डोनेट किया 50 लाख रुपए, और आज 10 सालों से वहाँ पर उल्लासनगर शहर के अंदर कोई थैलेसेमिया का कोई पेशेंट नहीं, तो ये अच्छी बात है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये ₹20 फुट का आरोप इतने सालों तक खींचने के बावजूद आज की जो परिस्थिति है उल्लासनगर की, क्या आपको नहीं लगता कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस में नेताओं और उनके जो लोग हैं उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है, और आज वो ₹20 शायद 200, 300, ₹500 तक भी पहुंच गया होगा? ये 500 तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन 150 तक पहुंचा है चंदन जी। ₹150 स्क्वायर फीट पर आज जितने भी टियर गेट शहर के अंदर शुरू है ना, जी, जब तक वहां के जो कॉल्सो नेता का अगर आशीर्वाद नहीं है तो वो काम बनता नहीं है। सर प्रशासन इसमें क्यों मूक दर्शक बना हुआ है? देखिए, प्रशासन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। जितनी भी सत्ता आई, सत्ता परिवर्तन हुआ, जो भी है, यहाँ के राजनेता लोगों ने प्रशासन को एक किस्म से कैसे अपने साथ बांध के रखा है या दबा के रखा है, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जी, दिख रहा है कि अगर प्रशासन अगर अपने हाथ में अगर कमान उठाई होती, तो ये जो अवैध निर्माण का जो आप देख रहे हो दृश्य पूरे उल्लासनगर के अंदर, अवैध निर्माण, अवैध बिल्डिंगें, उसके अंदर टियर गेटरों के भरमार, पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा टियर गेटर उल्लासनगर शहर के अंदर है। सर हालांकि कोर्ट के कुछ मानक हैं टियर गेटर के मामले में कि कोर्ट ने कहा हाँ, कह के ऐसे रखा है कि टियर गेटर तो बनाना ही नहीं है। ऐसे मैंने भी सुना कि महाराष्ट्र में टियर गेटर बनाना बैन है, लेकिन फिर भी उल्लासनगर मेरे को लगता है छोड़ गए, मेरे को लगता है। सर सरकारी तौर पे या चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हिसाब से, और ये जो कंट्रोल वाला शब्द, प्रशासन को कंट्रोल या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कंट्रोल, या मनपा के मानक, या फिर उनकी जो परमिशंस है उनके कंट्रोल की जब आप बात करते हो, तो आप ही के इंटरव्यूज में मैंने गोल्डन गैंग का नाम बहुत ज्यादा सुना है। तो ऐसे गोल्डन, सिल्वर, प्लेटिनम। नहीं, गोल्डन गैंग का नाम सुना, सिल्वर और प्लेटिनम अपने बना नहीं। हाँ, गोल्डन के बाद में हो सकता है कि डायमंड गैंग बने, मतलब गोल्डन गैंग और ज्यादा भ्रष्ट होगी। हाँ, आसार जैसे दिख रहे शहर के। सर कौन शामिल है इसमें गोल्डन गैंग में? देखिए, गोल्डन गैंग के कुछ, मेरे को जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कुछ 7 से 8 लोग इस गोल्डन गैंग में है। अभी कुछ नाम मेरे पास में कंफर्म है और कुछ नाम की पुष्टि अभी हुई नहीं है। जिस दिन पुष्टि हो जाएगी तो एक ही टाइम पर सर हम कब से लूट रहे हैं शहर को? करीबन 25 से 30 साल के आसपास मुझे से लग रहा है, क्योंकि पुरानी गैंग है गोल्डन गैंग जी, और उसका वर्चस्व उल्लासनगर में काफ़ी मजबूत है जी, और उनके सिवा कुछ काम नहीं होता है, ये मुझे भी पता है। सर उल्लासनगर को शहर कहा जाता था, जो अब धीरे धीरे गांव में तब्दील हो रहा है, और वहां से पलायन भी होते जा रहा है हमारे लोगों का, हमारे शहरवासियों का। और बगल में जितने गांव थे उनको शहर में परिवर्तित हमारे यहाँ के नेता और बिल्डरान ही कर रहे हैं। तो सर क्या ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, या हमारी जनता की गलती है, या हमारे नेताओं का ही इसमें कुछ अंदरूनी कुछ चल रहा है? देखिए, अगर नेताओं ने काम किया होता, अपने वार्ड में डेवलपमेंट की होती, अपने शहर में डेवलपमेंट की होती, तो ये दृश्य आपके सामने पलायन का नहीं आता जी। अभी देखिए, आप अंबरनाथ पकड़ लो, बाजू में वो नगर पालिका नहीं है, पालिका है, तो भी उल्लासनगर के लोग महानगर पालिका छोड़ के पालिका में जाके रहते हैं, अंबरनाथ में रहते हैं। आज अंबरनाथ में बड़े बड़े टावर्स है, 24 घंटा पानी की सुविधा है, साफ सफाई की सुविधा है, वहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधाएं हैं जो एक अच्छे शहर में होनी चाहिए।
यहाँ पर हम खाली टैक्सेस भर रहे हैं, लेकिन सर्विस के नाम पर मतलब कुछ है नहीं, सर तो क्यों लोग पलायन नहीं करेंगे? सर कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही हैं कि अगर जो बड़े लेवल के नेताओं को, जैसे कि हमारे श्रीकांत शिंदे साहब भी हो गए या हमारे रविंद्र चौहान जी भी हो गए, और अगर उनको कहीं सभाओं में मंगाया जाता है तो अंबरनाथ और महारल में मंगाया जाता है, जो उल्लासनगर के आउटस्कर्ट्स की बातें हैं। उल्लासनगर में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करवाया जाता हमारे नेताओं द्वारा ही, कि क्योंकि शायद उल्लासनगर की अंदरूनी पिक्चर बड़े नेताओं को पता चल जाए। और और उस बात का भी डर है उनको कि भाई अगर बड़े नेताओं को, जो महाराष्ट्र लेवल के नेता या केंद्रीय लेवल के नेता अगर उल्लासनगर में आएंगे, तो जब देखेंगे, जब उल्लासनगर के अंदर जब वो लोग प्रवेश करेंगे, तब देखेंगे कि इस उल्लासनगर शहर की क्या हालत है। सर चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जनता की इस बार क्या भूमिका होगी, और जनता कौन सी पार्टी को ज्यादा तवज्जो देगी मतदान के दौरान? देखिए, इस बार किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। वो लंगड़ी और टंगड़ी सरकार रहेगी। कैसा है कि इस बार लोगों में अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है, लोग समझ रहे हैं कि इस बार लोगों को ऐसा नेतृत्व चाहिए शहर के अंदर, जो उल्लासनगर नेतृत्व, ऐसा एक लीडरशिप चाहिए। वो तभी होगा जो पुराने लोग हैं, मतलब जो लगभग आप अगर नेताओं की लिस्ट अगर उठाओगे तो किसी भी पार्टी को उठा लो, सब लोग सीनियर सिटीजन की शैली में। जी जी। तो जब तक नई पीढ़ी जब तक आएगी नहीं। सर नई पीढ़ी भी वो जिनके ऊपर छाया ना हो पुराने लोगों की। हाँ, वही नई सोच वाले लोग नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ पुरानी अगर छाया भी हो, एक मार्गदर्शन होना जरूरी है। सर स्टैम्प कॉर्पोरेटर तो ना हो एटलीस्ट। हाँ, स्टैम्प कॉर्पोरेटर तो नहीं होना चाहिए। स्टैम्प कॉर्पोरेटर होने से अच्छा तो मैं बोल रहा हूँ झूने का नगर से आ जाए वापस तो चलेगा, स्टैम्प तो नहीं है जी। तो ये जब तक नई पीढ़ी, जब तक नई सोच, जब तक नए लोग, जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी, तब तक मेरे को नहीं लगता कि उल्लासनगर का कोई भविष्य हमें नजर आएगा। हम तो हर टाइम कहते हैं, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे, क्योंकि चमचे जो होते हैं ना, वो जिस थाली में रहते उस थाली को खत्म, जब तक खत्म नहीं, खाली नहीं करते, छोड़ते नहीं है उसको। तो जब तक एक नई पीढ़ी का अगर निर्माण नहीं होगा शहर के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि भाई आने वाले चुनाव के अंदर अगर नई पीढ़ी नहीं आई, अगर सभी पार्टियों को एक नई पीढ़ियों को लेके आगे करना चाहिए, युवा पीढ़ी को आगे करना चाहिए। ये जो बाल काले करने से नेता जवान नहीं होता है जी। उनका अगर हम बर्थ सर्टिफिकेट मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगे, जोश और जज्बा चाहिए, तो उनको सीनियर सिटीजन होते हुए सालों हो सालों। तो इस प्रकार की अगर मतलब कहीं ना आप कहीं उम्मीदें रखते हो स्मार्ट सिटी की, आप तुलना करते हो उल्लासनगर को अंबरनाथ से, कल्याण से, और नेतृत्व देते हो, लेकिन नेतृत्व दोगे एक लाठी वाला। तो लाठी वाला अगर आप नेतृत्व दोगे, यानी सीनियर सिटीजन को भी पार करके सालों साल हो गए, अगर ऐसा नेतृत्व दोगे, सभी पार्टियों को बोल रहा हूँ मैं, एक किसी पार्टी को, मैं किसी को टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सभी जो भी माजी नगर सेवक है, अगर वो सीनियर सिटीजन की शैली के ऊपर है, यानी सीनियर सिटीजन हो चुकी है, तो कृपया उन पार्टियों के नेताओं को सोचना चाहिए कि इस बार हम नई पीढ़ी लेके आए। अगर युवा पीढ़ी नहीं आएगी तो किसी की भी बहुमत नहीं आएगी। ये जो एक मेरा अनुमान है, जो मैंने आज जो इतने नेताओं की इंटरव्यूज की है, वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद में जो पब्लिक का जो मुझे व्यू आता है, लोगों का व्यू आता है कि नहीं, इस बार हम ऐसे किसी चेहरे को हमें चेहरा चाहिए जो सही मायने में उल्लासनगर का काम करे। मैं देखता हूँ हर टाइम हमने ये कोशिश की है, नरेश चंद्रमानी जी ने लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं, हम दोनों ने मिलकर ये मुहिम बनाई थी कि इस बार न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार। अब देखते कब रंग लाती है वो चीज़ें, कभी वो हमारा ख्वाब जो हमारे मन में ख्वाब है कि इस बार एक ऐसी सुबह हो, उठे तो ऐसे लगे कि शहर में डेवलपमेंट, रोड एकदम मस्त हो, और गार्डन बगीचे एकदम मस्त हो, और इंसान का मॉर्निंग वॉक जाए तो पोल्यूशन ना हो, कचरा ना हो, और ऐसा एक वातावरण बन के आए जो आप जब मतलब वाकई एक दिन आप महसूस करो कि आज सही में फिर सुबह हुई। सर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बहुत वक्त से एक मांग उठ रही है कि अगर किसी वार्ड में आप एक प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए उतारते हो, तो वो प्रतिनिधि उसी एरिया का होना चाहिए। हो ये रहा है जुगाड़ की राजनीति के चलते कि बंदा है प्रभाग 6 का या पैनल नंबर 6 का, और वो रहता पैनल नंबर 19 में है, तो वो पैनल नंबर 6 की जनता के बारे में क्या जानता है? तो सर इस बात पे लगाम पार्टियों द्वारा लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। अगर स्थानिक होगा तो उसको उस वार्ड का दर्द होगा। बिल्कुल।
आपको तो मैं इतना बता दूं कि कुछ नेता लोग तो ऐसे जो उल्लास में रहते ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। बिल्कुल, तो एक नेता तो थाने में रहता है सर, ऐसे नेताओं को और चुनाव लड़ना है उसको उल्लासनगर शहर। सर क्या बोलूं, ऐसे नेताओं को जनता को सिरे से नकार देना चाहिए। मतलब आए तो उसको हाथ जोड़ना चाहिए कि इस बार आप नहीं, इस बार न पुराने चेहरे, वहीं से लड़ो, कुछ भी नहीं, जहां आप रहते हो वहीं से लड़ो, वहां पे लड़ो नहीं लड़ो आपकी इच्छा है वो, लेकिन कृपया हमारे शहर को बख्शो। एक ऐसा नेतृत्व, एक युवा पीढ़ी का नेतृत्व हमारे शहर को जरूरत है जो सही मायने में शहर में लेके। और मैं आपको एक बताऊं कि भाई काफी मेरे जो व्यूवर्स कहते हैं कि आपका पसंदीदा, आप किसको पसंद करते हो नेताओं में से। मेरे को काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने मैसेजेस किए, मेरा मौका नहीं बताऊंगा। अब आपने जो सवाल पूछा उससे मेरे को ये सवाल याद आया कि मैं बताऊं कि देखिए सभी नेता लोग अपने अपने सिरे से काम करते हैं, लेकिन एक अवेलेबिलिटी जो एक होनी चाहिए नेता की, वो खाली मैं एक नेता में देखता हूँ, वो है कुमार एलानी, श्री कुमार एलानी आमदार है जो 141 की। सर मैं उनके बारे में एक सेकंड आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा क्योंकि ये बहुत क्रूशियल सी चीज है। हाँ, मैं पैनल 5 से बिलोंग करता हूँ। हाँ। कुमार एलानी जी अपने कॉर्पोरेटर तक का काम कर रहे हैं, तो सर ये एमएलए के लेवल से नीचे भी आके काम कर रहे हैं, तो वो बंदा सही होगा। पर क्या ये सवालिया निशान नहीं है वहाँ के चुने हुए कॉर्पोरेटर के साथ में, है ना? तो नेता ऐसा होना चाहिए कि वो नहीं सोचे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये काम क्यों करूं। तो देखता हूं मैं कि मैं कुमार एलानी जी का नाम क्यों निकाला कि भाई मेरे को उनमें एक ऐसा नेता मुझे दिखता है कि एक अवेलेबिलिटी हो। अगर शहर में किसी भी शहरवासियों को अगर किसी प्रकार की तकलीफ है, क्योंकि अभी कोई भी माझी नगर से अपने पद पे नहीं है, तो किसी प्रकार की समस्या होती है तो कुमार जी वहाँ पर अवेलेबल रहती है ऑफिस के अंदर। उनकी टाइमिंग भी है 12 बजे से लेके 3 बजे तक, फिर शाम को कुछ समय देते हैं। और वो नहीं भी रहते, समझो कभी विधानसभा चले गए, मेरे को लोगों ने बताया कि हम जाते तो वहाँ पर उनका स्टाफ सक्षम है, हमारा काम होते हैं। पर जैकी जी, जनता का एक बहुत बड़ा तबका आमदार से नाराज भी है। सही बात है, क्योंकि हमने खुद ये देखा है कि खुद की उनकी मीडिया है, तो कई सारी मीडिया को भी वहाँ पे एंट्रेंस नहीं मिलता, और अगर कोई वोटर सामने वाली पार्टी का है तो उसके काम होने में बड़ी परेशानी होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए उनकी खुद की मीडिया है, मैं मानता हूँ। देखिए काफ़ी मीडिया जो भी जाएगा वहाँ पर, अगर खुद भी जाएंगे, अगर कुमार जी को अप्रोच करेंगे मुझे इंटरव्यू देना आपका करना है, तो वो आपको ना नहीं करेंगे। आप एक बार आजमाइए, कभी जाइए आप अपने चैनल के माध्यम से और उनको अप्रोच कीजिए। सर एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, ज़रूर करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, जितने भी एक्सप्रेशंस थे उसको फील भी किया होगा। तो इस इंटरव्यू का सार तो आप निकाल ही चुके होंगे कि जनता में कितना आक्रोश है, जनता का काम किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, नेताओं का उत्तरदायित्व है वो उसे भली भांति निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। ये प्रश्न पहले भी थे, आज भी है, और मतदान होने तक और भी आगे उजागर होंगे। एक बड़ा ही अच्छा सेशन आज हमने फिर सुबह होगी चैनल के मालिक श्री जैकी पारवानी जी, जो खुद सवालों के माध्यम से एक बहुत बड़ा बखेड़ा और उसका सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर है। मैं सवाल पूछता हूँ तो मेरा अधिकार है। जी जैकी जी, तहे दिल से धन्यवाद। हमें आज आपका इंटरव्यू करने के लिए आपने जो हमें मौका दिया, जनता में बहुत अच्छा आपकी तरफ से मैसेज भी जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि फिर सुबह होगी और DTI न्यूज़ दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उल्लासनगर शहर के जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको वक्त दर वक्त, ज्वलंत मुद्दे वक्त दर वक्त जो है वो जनता के सामने रखें, ताकि सिस्टम और जनता के बीच की जो खाई है हम उसे थोड़ा बहुत कवर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।